पर नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर आरएसएस की सक्रियता से कांग्रेस में हलचल मची हुई है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा संघ पर हमलावर हैं और कार्यकर्ताओं को संघ से मुकाबले के लिए दो हाथ करने के लिए तैयार रहने की अपील करते दिखाई दे रहे हैं। संघ पर कांग्रेस की बढ़ती हुई आक्रामकता के पीछे आखिरकार क्या कारण है, देखिए ये खास रिपोर्ट। ठोकर जवाब दूंगा आरएसएस और बीजेपी। बेईमान लोग ही हैं। से डूबर मर जाओ तो फिर आरएसएस ढूंढेड़ो भी लाद देगो। संघ के ऊपर टीका टिप्पणी करने की कोशिश की तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता उसको सहन नहीं करेगा। गोविंद सिंह डोटासरा जी, आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बहुत चिढ़ है। फिर भी अपना देश अपना समाज उससे बहुत बड़ा विस्तारित है। अभी भी बहुत करना बाकी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बढ़ती गतिविधियां, संघ प्रमुख के लगातार दौरे और हर वर्ग को संघ से जोड़ने की दिशा में हो रहे अनूठे आयोजन, इससे कांग्रेस दबाव में है। तभी पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा संघ पर हमलावर हैं और संघ और बीजेपी को रोकने के लिए हर तरह की कुर्बानी देने की बात कहकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं। डोटासरा बीजेपी और आरएसएस को झूठा, बेईमान और निकम्मा तक बता रहे हैं। पार्टी इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तो आना ठोकर जवाब दूंगा आरएसएस और बीजेपी। बेईमान लोग ही हैं, झूठा ही, निकर्मा ही, और फिर भी आपको नहीं कह सका। क्यों नहीं कह सका बताओ? संघ की ताकत को कांग्रेस बखूबी जानती है। घर घर तक पहुंच और ऐसा विशाल नेटवर्क जिसका सांस्कृतिक ताना बाना हिंदुत्व की विचारधारा के इर्द गिर्द घूमता है, जो दुनिया भर में लाखों शाखाएं रोज लगाता है। इसीलिए डोटासरा बीजेपी से ज्यादा संघ को कांग्रेस के लिए खतरनाक मानते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आड़े हाथ लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता मतदाताओं को भ्रमित करना चाहते हैं और उनके बीच में एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव भले ही जीत जाता होगा, मगर सरकार आने के बाद में उसकी कुछ नहीं चलती, वो कठपुतली बनकर रह जाता है और सारा का सारा काम संघ के हाथों में चला जाता है। कांग्रेस के पास सेवा दल जैसा एक संगठन है, पर वो अब इतना मजबूत नहीं रहा कि उसकी पहुंच घर घर तक हो। इसीलिए चुनावी साल में संघ के बढ़ती गतिविधियां कांग्रेस के लिए चिंता की वजह बनी हुई हैं। सीएम गहलोत से लेकर डोटासरा तक सब संघ को कई बार चुनाव लड़ने तक का न्योता दे चुके हैं, लेकिन डोटासरा की आक्रामकता को बीजेपी भला कहां तक बर्दाश्त करती। इसीलिए उसके नेताओं ने भी डोटासरा को चेताया है। और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी को मेरी एक सलाह जरूर है कि आप सत्ता के मद में जिस अहंकार की भाषा बोलते हैं, आप विचारधारा के ऊपर टीका टिप्पणी करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नेताओं की कार्यशैली के ऊपर आप टीका टिप्पणी करें, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि अगली बार अगर आपने संघ के ऊपर टीका टिप्पणी करने की कोशिश की तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता उसको सहन नहीं करेगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी, आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बहुत चिढ़ है और इसलिए आप ये कहते रहते हैं कि इसको ठोक दूंगा, बिल में घुसा दूंगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रभक्तों का संगठन है, संस्कार देने वाला संगठन है और देश के लोगों का निर्माण करता है। और उसका उदाहरण आप देख रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री उसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा की माटी में खेलते खेलते आज उनका निर्माण हुआ है। ये सच है कि आज बीजेपी के अधिकांश विधायक संघ की नर्सरी में पले बढ़े हैं। जो संघ का करीबी है उसे टिकट पाने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती और जो संघ की आंख की किरकिरी बन जाए उसका पत्ता कटने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगता। इसीलिए डोटासरा संघ पर हमला बोलकर बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, ताकि मतदाताओं को लगे कि असली पार्टी संघ है, न कि बीजेपी। वोटर कंफ्यूज होगा, जिसका फायदा कांग्रेस उठाने की जुगत में है। आरएसएस के मुकाबले कांग्रेस के पास में ऐसा कोई सांस्कृतिक संगठन नहीं है जो धरातल पर पार्टी को मजबूत करता दिखाई देता हो। शायद यही चीज कांग्रेस के नेताओं को संघ पर बार बार हमले बोलने के लिए प्रेरित कर रही है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर।
तो वहीं बीजेपी एक बार फिर से सचिवालय का घेराव करने जा रही है। बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ 1 अगस्त को होने वाले प्रदर्शन को लेकर के तैयारी तेज कर दी है। इस प्रदर्शन में प्रदेश भर से लाखों की संख्या में लोग जुटाए जाएंगे। प्रदर्शन की जानकारी देते हुए बीजेपी के नेता अरुण चतुर्वेदी और नारायण पंचारिया ने बताया कि गहलोत सरकार के इन 4.5 सालों में केवल कुर्सी की लड़ाई लड़ी गई है और प्रदेश का आम जन कुशासन से तंग है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा देश के अंदर ये मुख्यमंत्री वीरांगनाओं का अपमान, ना तो मुख्यमंत्री के नाते राज्य का शासन संभाल पा रहे हैं, ना गृह मंत्री के नाते राज्य की कानून व्यवस्था को संभालने की स्थिति में। इन सारे विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पूरा एक ही नहीं सहेगा राजस्थान की थीम के ऊपर कार्यक्रम शुरू किया है। अलग अलग चरण उसके होंगे। 1 तारीख को इसमें चलो जयपुर अभियान, भ्रष्टाचार को नहीं सहेगा राजस्थान, चलो जयपुर समाधान है भाजपा। महिला दुष्कर्म को नहीं सहेगा राजस्थान, चलो जयपुर नहीं सहे समाधान है भाजपा। पेपर लीक का नहीं सहेगा राजस्थान, समाधान है भाजपा, चलो जयपुर। इस थीम के ऊपर 1 अगस्त को जयपुर में सारे राजस्थान के लोग एकत्रित होंगे और उस पूरे अभियान में जयपुर के सचिवालय को घेरने का कार्यक्रम और इस अब एक तरह से सरकार का विदाई का बिगुल बच चुका है, उसको अलग जगाने के लिए आज पूरे कार्यकर्ता इस विषय को लेकर के चलने वाले हैं। तो वहीं राखी गौतम ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद सीएम अशोक गहलोत से मिलने के लिए राखी गौतम पहुंची और सीएम से राखी गौतम ने आशीर्वाद दिया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से भी आज उन्होंने मुलाकात की है और इससे पहले कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष महिला कांग्रेस की रेयाना रियाज से भी राखी गौतम ने शिष्टाचार मुलाकात की। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पद पर रहते हुए ही रेयाना रियाज को महिला आयोग के अध्यक्ष बनाया गया था और उसके बाद से यह पद खाली था। कल शाम को ही राखी गौतम को महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनाया गया था। राखी गौतम कोटा दक्षिण से पिछला विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं कांग्रेस की टिकट पर और वे हार गई थी। इस बार राखी गौतम को बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने के लिए राखी गौतम पहुंची और सीएम से उन्होंने आशीर्वाद लिया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। फेसबुक फ्रेंड से मिलने राजस्थान के अलवर से पाकिस्तान गई अंजू ने अब वहां पर धर्म परिवर्तन कर लिया और अंजू से फातिमा बन गई है। अलवर से पाकिस्तान पहुंची अंजू ने वहां पर धर्म परिवर्तन भी कर लिया है। अंजू इस्लाम धर्म अपना करके अब फातिमा बन गई और उसने नसरुल्लाह से निकाह कर लिया है। न्यूज 18 के पास अंजू का हलफनामा है जिसमें उसने कहा कि उसने अपनी मर्जी से नसरुल्लाह के साथ शादी कर ली है। और इसी बीच हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तानी पत्रकार जावेद रशीद जुड़ चुके हैं। रशीद साहब, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। और क्या अब वहां पर अंजू ने नसरुल्लाह के साथ शादी कर ली है? हेलो रशीद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ। अंजू भारत से पाकिस्तान गई थी और अब ये खबर आ रही है कि वहां पर उसने शादी कर ली नसरुल्लाह नाम के युवक के साथ में। क्या ये सही है? आपकी जानकारी में है? देखिए जी, ये तो एक असल में पाकिस्तान में भी एक अफसाना बन गया है। अब ये एक ऐसी कहानी बन गई है कि जिसका कोई सर पैर कहीं मिलकर नहीं दे रहा है। तमाम लोग इसमें परेशान हैं, हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी। मामला क्या है आगे चलकर अभी ये चंद दिनों में पता चलेगा इसके बारे में कि क्या ये असल चीज क्या है, असल मामला क्या है, क्योंकि तहकीकाती अदारों ने अब अपना काम शुरू किया है। तो आगे चलकर इसके बारे में पता चलेगा ये सूरत हाल है क्या, बनी कैसे, ये कैसे इतना परवान चढ़ गया मामला ये। जी जावेद साहब, 2 बच्चों की मां अंजू जो है अब वो भारत से पाकिस्तान पहुंची वीजा लेकर के। पहले कहा गया था कि वे यहां पर अपने दोस्त से मिलने के लिए आई हैं,
पति को भी फोन करके बोला कि वो यहाँ पर शादी करने के लिए नहीं आई है, लेकिन जो हलफनामा सामने आया है उससे तो साफ हो रहा है कि अंजू ने शादी कर ली है, धर्म परिवर्तन कर लिया है। जावेद साहब, तो चलिए बहुत शुक्रिया जावेद साहब हमसे जुड़ने के लिए, और लगता है कि उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई हैं और जो हलफनामा सामने आया है उससे यह साफ हुआ है कि अंजू ने पाकिस्तान जाकर के इस तरह से शादी रचाई है, निकाह किया है। उससे पहले उसने धर्म परिवर्तन किया। तो एक्सक्लूसिव जो जानकारी है वो इस वक्त की हम आपको बता दें। राजस्थान के अलवर से अंजू सीमा पार करके पाकिस्तान गई, सरहद पार करके, लेकिन अंजू वीजा पर गई और वहां पर ये पति से भी जब बात हुई थी तो उसने यही कहा कि वो शादी करने के लिए नहीं आई है, यहां पर शादी नहीं करेंगे। ये मीडिया की बातें हैं, लेकिन आज ये जो वीडियो सामने आया है वो वीडियो सुर्खियों में है, न केवल भारत में बल्कि सरहद के उस पार भी। और अब एक शपथ पत्र सामने आया है जिसमें यह लिखा है कि मैं फातिमा, पिता गया प्रसाद थॉमस, फ्लैट संख्या 704 एच टावर, भिवाड़ी, अलवर, राजस्थान। ये हल्फ बयान करती हूं कि मेरा पहले नाम अंजू था और मैं ईसाई धर्म से ताल्लुक रखती थी। मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया जिसमें किसी तरह से कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई। मैं नसरुल्लाह, पिता गुल मौला खान, निवासी कुलसुवीर को पसंद करती हूं और इसीलिए मैं अपने देश भारत से पाकिस्तान आई। मैंने अपनी मर्जी से नसरुल्लाह से विवाह किया और हक महर तोला सोना गवाहों की मौजूदगी में निकाह किया। नसरुल्लाह मेरा कानूनी तौर पर पति है। मैंने अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक नसरुल्लाह से निकाह किया। यही मेरा बयान है जो सही है और इसमें कोई भी बात किसी से छिपी नहीं है। ये हलफनामा अंजू का सामने आया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या किसी ने जोर जबरदस्ती करके ये हलफनामा करवाया है या पाकिस्तान में अंजू को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया गया। और इसे लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो जब से ये हलफनामा सामने आया है सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अंजू ने वाकई निकाह कर लिया है। तो अंजू का पाकिस्तान जाने का उद्देश्य था शादी। अंजू ने पाक जाने के लिए आवेदन में पर्पज ऑफ विजिट के कॉलम में पाकिस्तान घूमने और शादी करने के लिए लिखा था। लेटर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अंजू अभी भी शादी करने से इनकार कर रही है, लेकिन लगातार वायरल ये जो लेटर हो रहा है और वीडियो से उनकी कहानी बेनकाब हो रही है। क्या अंजू ने अपने पति से झूठ बोला? क्या अंजू ने जो यहां भारत के लोगों को वीडियो साझा किया था उनसे झूठ बोला? क्या अंजू ने मीडिया से झूठ बोला? क्योंकि हलफनामा कुछ और बयान कर रहा है। अंजू का जो ये डॉक्यूमेंट सामने आया है वो कुछ और बयान कर रहा है और इसी पर लगातार चर्चाएं तेज हैं। हमारे साथ पाकिस्तान से पत्रकार जावेद रशीद साहब एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। रशीद साहब, आपकी बात नहीं सुन पाए थे हम पूरा। क्या इस बात के सबूत मान लिए जाएं जो हलफनामा सामने आया है कि अंजू वहां पर गई पाकिस्तान में, उसने निकाह कर लिया है, उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है, जबकि वो पहले से शादीशुदा है? देखिए जी, ये एक ऐसा मौमा बन गया है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जिसके लिए जो है बड़ी तहकीकात के बाद ही सारा कुछ मामला सामने आएगा। अभी इंक्वायरी जो है वो मामला शुरू हुए हैं। अब ये पता चलाना है कि ये सारा मामला बना कैसे, हिंदुस्तान चली गई, हिंदुस्तान से पाकिस्तान भी आ गई और कहाँ का किन किन मुल्कों से होती हुई चली गई। ये सारे मामला जो है ना अभी यहाँ ज़ेरे बहस हैं। असल चीज़ तो वो शादी और निकाह नहीं, मसला ये है कि एक खातून जो है ना इतना ट्रेवल उसने किया, किस तरह और कैसे किया है, किन हालात में किया है, ये सारी चीजें मौजूद बहस है पाकिस्तान में भी। हिंदुस्तान में भी इसका जो है ना जो चर्चा जो है वो आम होता जा रहा है। ये सूरत हाल बड़ी गंभीर सी। लेकिन रशीद साहब, आपसे हम एक बात जरूर जानना चाहते हैं, क्या इस्लाम में ये जायज है कि दो बच्चों की एक मां जो पहले से शादीशुदा है, अपने पति के साथ रह रही थी, उसके दोनों बच्चे अभी भारत में हैं, उनको छोड़ करके वो पाकिस्तान जाती हैं और वहां पर एक हलफनामा सामने आता है कि उसने निकाह कर लिया है, शादी कर लिया, धर्म परिवर्तन कर लिया है। क्या इस्लाम इस बात को मानता है? रशीद साहब, हेलो रशीद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 जी। देखिए, आप मुझे बताइए कि क्या इस्लाम में ये जायज है, ये मान्यता है कि पहले से दो बच्चों की मां इस तरह से निकाह करती है, धर्म परिवर्तन कर लेती है? ये तो एक शरई मसला ऐसा है, इस पे तो जो है वो उलमा इकरामी
हिंदुस्तान की भी और पाकिस्तान की राय दे सकते हैं। हम तो ये कह सकते हैं कि जो है ये तरीक़ेकार जो है ये कोई दुरुस्त अमल नहीं है खातून का, कि उन्हें चाहिए कि वो सारे प्रोसेस को जो इस्लाम का जिससे वो मजहब इस्लाम से वाबस्ता है उनको पूरी इसकी कार्रवाई को पूरी सिस्टम को समझना चाहिए उनको। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो ये जो है गलत एक अमल है। इसके बारे में जो है वो जो कोई अगर शरई तौर पे कोई बात कर सकते हैं तो वो उलमा इकराम कर सकते हैं, या तो पाकिस्तान के या हिंदुस्तान के। नहीं, वहां का कानून क्या कहता है? रशीद साहब, आप तो जानकार हैं, पत्रकार हैं। इस तरह से एक लड़की जो पहले से शादीशुदा है, जिसके 2 बच्चे हैं, वो बिना कहे अपने घर वालों से, पति से झूठ बोल करके आती है। क्या इस्लाम में इस बात की अनुमति है क्या? इतना तो आप भी समझते हैं। रशीद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो जावेद रशीद ने फिर से फोन काट दिया है, लेकिन ये तमाम डॉक्यूमेंट्स इस बात की गवाही दे रहे हैं। और वहां पर जिस तरीके से इस बात को लेकर के चर्चाएं तेज हैं, सरहद के उस पार भी, हम उनसे जानना चाहते थे कि आखिरकार पाकिस्तान में क्या चर्चाएं हैं, पाकिस्तान का कानून क्या कहता है, क्यों आखिरकार जो अंजू है उसका हलफनामा इस तरीके से सामने आया है, इस पर वहां का कानून वो क्या कहता है, क्यों अंजू जो है आज जो फुटेज सामने आए थे पाकिस्तान से, वो एक कोर्ट में गई थी और वहां पर आखिरकार क्या हुआ, ये तमाम तरह के सवाल थे। लेकिन जावेद रशीद फिर से फोन काट करके चले गए हैं। लेकिन ये वीडियो जो सामने आया है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये प्री वेडिंग फोटोशूट जो जिसे कहा जा रहा है, ये जमकर वायरल हुआ है। सीमा के उस पार भी ये वायरल है और भारत में भी ये लगातार वायरल हो रहा है। भारत में अंजू का पति है जो अब पाकिस्तान में फातिमा बन गई हैं और वो पति अभी इंतजार कर रहा है कि अंजू वापस लौटेंगी, क्योंकि उनके 2 बच्चे हैं और वो भी लगातार इस बात को लेकर के इंतजार कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल अभी बरकरार है। तो क्या था, ब्यावर का रहने वाला आरोपी युवक है, इसे लेकर के अब चर्चाएं तेज है। और इसी बीच भीम से ये बड़ी जानकारी, लव जिहाद के आरोप लगे हैं। आरोपी युवक ने सोशल मीडिया पर युवती से संपर्क किया था। ब्यावर का रहने वाला ये आरोपी है जिस पर आरोप लगे हैं लव जिहाद के। इस युवती को हालांकि इसके चुंगल से छुड़ाया गया है और पुलिस इसे पूछताछ के लिए लेकर के गई। बड़ी खबर इस वक्त की, भीम इलाके से लव जिहाद के आरोप लगने की जानकारी सामने आ रही है। युवक के चुंगल से एक युवती को छुड़वाया गया। आरोपी युवक को पुलिस पकड़ करके थाने लेकर के गई है। युवती के परिजनों ने थाने में इसे लेकर केस दर्ज करवाया है और आरोपी युवक ने सोशल मीडिया पर इस युवती से संपर्क किया था। ब्यावर का रहने वाला आरोपी युवक बताया जा रहा है। जैसे ही परिजनों को जानकारी मिली है, परिजनों ने तुरंत एक्शन लिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ अलकेश सनाडे हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। अलकेश, क्या है ये पूरा मामला, अभी क्या अपडेट आपके पास है? अलकेश जी बोलिए। जी मैं आपको बता दूं इस मामले लगता है कि अलकेश का संपर्क टूट गया है। हम लगातार जुड़ने की कोशिश करेंगे, वापस से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार भीम में लव जिहाद के आरोप लगने का ये पूरा मामला क्या है। लेकिन आपको बता दें, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक युवक जिसके चुंगल से युवती को छुड़ाया गया और इस युवक पर आरोप है कि ये सोशल मीडिया के जरिए इस युवती के संपर्क में आया था, इस युवती को अपने जाल में फंसाया। परिजनों को जैसे पता चला, परिजनों ने थाने में केस दर्ज करवाया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर में मिलावट में खेल में खाद्य निरीक्षक टीम ने बड़ा खुलासा किया है और छापेमारी की है। खाद्य निरीक्षण की टीम ने शास्त्री नगर के इलाके में एक डेयरी में बन रहे नकली पनीर का पर्दाफाश किया। मौके से 600 किलो नकली पनीर जब्त किया गया। आरोपी डिटर्जेंट पाउडर, शैम्पू और पाम ऑयल का इस्तेमाल कर नकली पनीर बना रहे थे। खाद्य निरीक्षण टीम ने मौके से कई सैंपल इकट्ठा किए। इसकी जांच के लिए उन्हें लैब भेजा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, मिलावटखोरों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई है। राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। बड़ी तादाद में नकली पनीर यहां से बरामद किया गया है। शास्त्री नगर में बड़ी छापेमारी की गई है।
जयपुर में लोगों की सेहत को लेकर हो रहा है बड़ा खिलवाड़, क्योंकि मिलावटखोर जो है वो अलग अलग चीजों में, खाने की चीजों में बड़ी मिलावट कर रहे हैं, नकली पनीर तक बना रहे हैं। और ऐसी ही नकली पनीर की एक फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की जो टीम है वो यहां पर पहुंची है और उन्होंने निरीक्षण करते हुए 600 किलो जो नकली पनीर है वो जब्त किया है और उसे डिस्ट्रॉय करने की जो कार्रवाई है उसको अमल में लाया जा रहा है। ये नकली पनीर की जो फैक्ट्री है, आप देखिए किस तरह के इस्तेमाल से, और खासतौर पर जो शैम्पू है, इजी है, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हुए जो नकली पनीर है वो यहां पर बना रहे हैं। जो खाद्य सुरक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे जानने की कोशिश है। सर, किस तरह से ये जो नकली पनीर है वो कैसे बनता है और कैसे हम लोग इसकी पहचान करें, किस तरह से आपने खुलासा किया है इसका? ये क्या है कि 0.5 फेट का जो दूध है, बिल्कुल कम फेट का दूध होता है, क्रीम निकला हुआ, उसमें पाम ऑयल डाल के फेट मेंटेन करते हैं और इजी शैम्पू डालते हैं, इसकी व्हाइटनेस बढ़े और इसकी क्वालिटी बढ़े दिखने के अंदर। और उसको फिर इस तरह से पनीर बना करके, अब देखिए पनीर जैसे पूरा बिखर जाता है, पूरा का पूरा, जैसे हाथ में लेंगे पूरा बिखर जाएगा। असली पनीर होगा वो पूरा हाथ में लेने से मालूम पड़ जाता है कैसा है, ये पूरा बुरादा हो गया एक तरह से, और स्वाद में भी इसका फर्क आता है। तो पब्लिक सावचेत रहें और असली पनीर और नकली पनीर के अंदर जो है MFTL में जांच कराएं। आज MFTL एक्टिवेट हैं, हर मोहल्ले में जा रही, गली गली में प्रयोगशाला तक जाएं, सूचना देवें। जो नकली पनीर यहाँ पर बन रहा है, क्या किसी बड़े ब्रांड के साथ में इस पनीर को बेचा जा रहा था? नहीं, इस तरीके का जैसे यहाँ पर पूछा है तो विक्रेता द्वारा इस तरीके का खुलासा नहीं किया गया। उन्होंने ये कहा है कि ये छोटे छोटे मार्केट लेवल पे हमारा बाजार बेचने का ही प्लानिंग। अब ये पूरा का पूरा 600 किलो जो पनीर है, ये पनीर आप देखिए, ये बिल्कुल किसी मतलब का नहीं है, नकली पनीर है, घटिया पनीर है। और अगर ये खाया तो सेहत जो है वो पूरी तरह खराब हो जाएगी। और इस पनीर को अब खाद्य सुरक्षा विभाग की जो टीम है नष्ट करेगी यहाँ से, और यहाँ से इस पनीर को ले जाया जाएगा। लेकिन जो आम जन है उसके लिए ये बड़ी चिंता की बात है और एक असमंजस की बात भी है कि आखिर वे जो पनीर खरीद रहे हैं या वे जो बाहर से खाद्य सामग्री ला रहे हैं वो किस प्रकार से मिलावटी है या फिर नहीं। ऐसे में बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ महेश दाधीच, न्यूज 18 जयपुर। तो चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक